हेलो फ्रेंड्स, हम आज का द इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है जो इंडियन एक्सप्रेस इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि सीबीएसई के टॉपर्स अब कहाँ पर हैं। तो हमें आज एक और चीज़ उसमें देखने को मिलती है, जेंडर गैप, कि जेंडर गैप कितना ज़्यादा है। अगर हम कंपेयर करें तो जो विमेन है वो ओवरसीज़ बहुत कम गई हैं एज़ कम्पेयर टू द मैन काउंटर पार्ट्स। अगर विमेन का रेशियो देखें तो वो सिर्फ 40% है, लेकिन अगर मैन का देखें तो वो रेशियो 63% है। तो ये भी पता चला इन लोगों के ज़रिए जो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स होते हैं पब्लिक यूनिवर्सिटी में वो डिक्लाइन कर रहे हैं। लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है, इसलिए मैनी मोर प्रिविलेज्ड फैमिलीज इसमें इंटरेस्टेड होते हैं कि वो अपने बच्चों को बाहर पढ़ने भेजें। और अगर बाहर पढ़ने भेजने की बात आती है तो ज़्यादातर बॉय की इसमें ज़्यादा एज होती है, ठीक है, हु हैज़ एन एज इन सच डिसीजंस। तो जेंडर कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता है डिसीजन मेकिंग रिलेटेड टू द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली, कि बच्चे को बाहर पढ़ने भेजना है नहीं भेजना, इसमें भी जेंडर इन्फ्लुएंस प्ले करता है। नेक्स्ट, स्ट्रीट वेंडर की जो स्कीम थी पीएम स्वनिधि, आपको पता होगा जब कोविड-19 हुआ था तो आत्मनिर्भर पैकेज के अंदर पीएम स्वनिधि स्कीम लॉन्च की गई थी कि जो भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको 10,000 रुपये का लोन दिया जाएगा जिसमें 7% गवर्नमेंट सब्सिडी देगी। तो अब गवर्नमेंट इसमें कुछ एक्सटेंशन करना चाहती है कि अब गवर्नमेंट चाहती है कि इसमें इनको डिजिटली भी डिजिटल पेमेंट्स के लिए भी प्रोत्साहन किया जाए। तो उसके लिए लॉन्च किया गया है मैं भी डिजिटल, मी टू डिजिटल ड्राइव। तो स्टार्टिंग न्यू ईयर ओवर अ मिलियन स्ट्रीट वेंडर्स अक्रॉस इंडिया विल एक्सेप्ट एंड मेक पेमेंट्स डिजिटली। तो इसके लिए मैं भी डिजिटल शुरू किया गया है। तो लगभग 30 लाख लोगों ने लोन के लिए अर्जी की थी। तो 16.65 लोगों के लोन सैंक्शन भी हो गए हैं। तो द मैं भी डिजिटल ड्राइव हैज़ बीन प्रॉम्प्टेड बाय द सक्सेस ऑफ द लोन स्कीम फॉर वेंडर्स। अभी इसमें हम आगे कुछ चीज़ें पढ़ते हैं। आगे हमें ये पता चला कि अक्रॉस द कंट्री हुए अवेल्ड ऑफ द 10,000 रुपये का लोन, जो मैंने आपको बता दिया। तो ऑफिशियल्स ने अंडरलाइन किया कि जो न्यू ड्राइव है तो उससे जो उनको पेमेंट्स मिलेगा स्ट्रीट वेंडर्स को, तो वो डिजिटली अपने पेमेंट्स को रिसीव कर सकते हैं। साथ ही साथ जो भी उनका बिजनेस होगा उसके लिए वो मटेरियल प्रोकर करते होंगे सेलर से, तो वो भी उन यूनिक क्यूआर कोड्स का यूज़ करके कर सकते हैं। नेक्स्ट, अवेलेबल डेटा से ये पता चलता है सिर्फ 20% बेनिफिशियरीज हैं जो कि डिजिटली इनेबल्ड हैं, ठीक है, मतलब जो भी लोगों ने लिया उसमें से सिर्फ 20% है जो डिजिटली इनेबल्ड है। तो अगर वो डिजिटल पेमेंट को रिसीव करेंगे तो उनके लिए अच्छा होगा कि वो अपना मटेरियल भी परचेस कर सकते हैं डिजिटल पेमेंट्स के द्वारा। और उससे ज़्यादा क्या होगा, एक इसका क्या इम्पैक्ट होगा कि फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकॉनमी होगा। जो पीएम स्वनिधि स्कीम है कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई थी? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर ये आती है, जिसमें 10,000 रुपये का इंटरेस्ट फ्री लोन्स एज वर्किंग कैपिटल टू रीस्टार्ट देयर बिजनेसेस। गवर्नमेंट डेटा शो दैट अराउंड 46% ऑफ द स्ट्रीट वेंडर्स ने अप्लाई किया था, जिसमें से 21% फास्ट फूड बेचते हैं, 46% फ्रूट एंड वेजिटेबल सेलर, ओवर 41% आर विमेन। और भी क्या क्या किया जा रहा है इनके लिए? तो बेसिकली ये कोशिश की जा रही है कि इन लोगों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जो बेसिकली जो सरकार की बहुत सारी योजनाएं उनके तहत भी इनको लाया जाए। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पर खास कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। सॉरी, यहाँ पर ये है ऑन ईव ऑफ कांग्रेस फाउंडेशन डे। तो आपको पता होगा कि कांग्रेस कब बनी थी? कांग्रेस का फाउंडेशन डे 28 दिसंबर 1885 को, ठीक है। इस दिन कांग्रेस का फाउंडेशन डे ए.ओ. ह्यूम जो कि आईसीएस ऑफिसर थे, उन्होंने कांग्रेस को बनाया था कुछ लोगों के साथ। तो आपको ये पता होनी चाहिए। नेक्स्ट ये है, प्राइम मिनिस्टर ने स्वदेशी को बोला है कि स्वदेशी को पुश देने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जो भी हमें हमारे घर में सामान है या जो भी हम यूज़ करते हैं तो हम उन पर लिस्ट बनाएं फॉरेन प्रोडक्ट्स की और उनको इंडियन वंस के साथ स्वैप करने की कोशिश करें। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बेसिकली कहा है कि इंडियन मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए और फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करने के लिए जो कि हमारी इकॉनमी को शैकल कर रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें फॉरेन प्रोडक्ट्स की एक लिस्ट बनानी चाहिए और उनको इंडियन वंस के साथ सब्सटीट्यूट करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके साथ साथ जो भी मैन्युफैक्चरिंग करें सिर्फ उसमें क्वांटिटी नहीं, उसमें क्वालिटी भी हमें ध्यान देनी है, ठीक है। तो हमें कैसे मैन्युफैक्चरिंग करनी चाहिए? ज़ीरो इफेक्ट एंड ज़ीरो डिफेक्ट। और अपनी मन की बात में उन्होंने ये भी बताया जो कश्मीरी सैफरॉन है उसको इस बार जीआई टैग दिलवाया गया है, ठीक है। तो जीआई टैग की वजह से क्या होगा, उसके ग्लोबली वो पॉपुलर ब्रांड बन जाएगा और उसके एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। तो फार्मर्स ग्रोइंग सैफरॉन विल बी स्पेशली बेनिफिटेड बाई दिस। उन्होंने और एक और भगवत गीता को कोट करते हुए कहा है कि इंसान जिंदगी भर लर्न कर सकता है, ठीक है, उसकी सीखने की उम्र कभी नहीं खत्म होती। तो पीएम आस्क्ड कंट्रीमैन टू ऑलवेज रिमेन क्यूरियस एंड कॉन्स्टेंटली लर्न। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया कि 92 ईयर ओल्ड मैन है तमिलनाडु से, जिसने अभी कंप्यूटर सीखी, अब वो किताबें लिख रहा है। तो अब तो मतलब आप कभी भी सीख सकते हैं, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, ये सब उन्होंने बताया है। और नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पे खास कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है।
अब यूपी में क्या बोल दिया, राइटिंग कास्ट ऑन व्हीकल्स नंबर प्लेट्स टू इनवाइट पेनल्टी। जैसे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को काउंटर करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे हम क्या स्टेप ले सकते हैं, तो यहाँ पर आप ये चीज़ कोट कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने बेसिकली बोला है कि जो भी अपनी कास्ट व्हीकल्स पर लिखते हैं, नंबर प्लेट्स पर लिखते हैं, तो उनके लिए एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आज हम 2 आर्टिकल पढ़ेंगे। तो पहला आर्टिकल है बीनीथ द रिकवरी। तो अभी पता चला है कि जैसे हम रिकवर तो हो रहे हैं कोविड-19 के बाद, लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि हमारे इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो ओवर द पास्ट फ्यू वीक्स हमने देखा है इंडिया में जो मोबिलिटी बढ़ रही है, मतलब लोग इधर उधर मूव कर रहे हैं, लेकिन कोविड-19 केसेस उसके बाद भी फॉल हो रहे हैं। इनफैक्ट जो नंबर ऑफ न्यू केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा फॉल भी कर रहे हैं और फर्टिलिटी रेट, मोर्टेलिटी रेट भी कंटिन्यू टू ड्रॉप हो रहा है। अब इसके बाद हम तीसरी चीज़ देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन अब बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गया है। कंज्यूमर प्राइसेस अबव द 6% चल रहे हैं। तो जैसे वो बोला गया है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के तहत, जो हमें इन्फ्लेशन रखना है आरबीआई को, वो कितना मैनेज करके रखना है, तो 4 +-2, ठीक है, मतलब 2 से लेकर 6% के बीच में होना चाहिए। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि जो हमारा इन्फ्लेशन वो 6% से ऊपर चल रहा है। तो हो सकता है मास वैक्सीनेशन की वजह, हर्ड इम्यूनिटी की वजह और राइजिंग रिकवरी रेट के उसमें हमें ग्रोथ तो देखने को मिल सकती है, लेकिन ग्रोथ के साथ साथ ही हमें क्या देखने को मिलेगा, इन्फ्लेशन भी बढ़ता जा रहा है। और इस इन्फ्लेशन की वजह से एक और चीज़ देखने को मिली कि इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है बिटवीन द लार्ज एंड द स्मॉल फर्म्स। तो द कॉर्पोरेट रिजल्ट्स इन द क्वार्टर एंडिंग सितंबर वर टेलिंग लार्ज लिस्टेड फर्म्स सॉ बिगर राइज इन प्रॉफिट्स। ठीक है, जो लार्ज लिस्टेड फर्म्स हैं उनको तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ कोविड-19 के टाइम में भी। ठीक है, तो उसमें हम देख रहे हैं कि किस वजह से कैसे उनको प्रॉफिट हुआ। सबसे पहले उन्होंने कॉस्ट कटिंग की, इंटरेस्ट रेट कम रखे, एक्सेस टू बाय एंड कैपिटल मार्केट्स एंड इंक्रीज स्पेंडिंग इन द फॉर्मल इकोनॉमी प्रोबेबली हेल्प। लेकिन जो स्मॉलर लिस्टेड फर्म्स है वो इतना अच्छा नहीं कर पाई, और जो अनलिस्टेड इनफॉर्मल फर्म्स हैं उनके पास बफर की भी कमी थी और उन्होंने बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक स्ट्रेस झेला। तो इसकी वजह से उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने यहाँ से लोगों को नौकरी से निकाला। तो स्पेंडिंग मूव फ्रॉम स्मॉलर फर्म्स टू लार्ज वंस एज दे वर मोर एफिशिएंट थ्रू द लॉकडाउन पीरियड। तो जो भी स्पेंडिंग थी वो स्मॉलर फर्म से लेकर लार्ज वंस में ऊपर चली गई। ठीक है, और स्मॉलर फर्म्स, हमें ये देखने की बात है कि स्मॉलर फर्म्स ज़्यादा लेबर इंटेंसिव होती है एज कम्पेयर टू द लार्ज फर्म्स। और स्मॉलर फर्म्स इकोनॉमिक डिस्ट्रेस में थी, तो इससे क्या होगा, इससे जो एम्प्लॉयमेंट होगा वो घटेगा। ठीक है, ज़्यादातर लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो द इन्फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयज अराउंड 85% ऑफ द लेबर फोर्स। अगर स्मॉल फर्म्स पुअरली करेंगे तो बहुत ज़्यादा लोगों को इम्पैक्ट करेगा। तो डेटा ये दिखाता है स्मॉल फर्म्स ने अपनी स्टाफ कॉस्ट को कट करने की कोशिश की है बाई मच मोर देन द लार्ज फर्म्स। तो राइजिंग इनइक्वालिटी इज अ स्कार दैट द पैंडेमिक इज लाइकली टू लीव बिहाइंड। इसके अलावा इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। क्यों? जैसे कि वैक्सीन आएगी तो क्या होगा कि हाई टच सर्विसेज की वापस से डिमांड बढ़ जाएगी। डिमांड तो मार्केट में बढ़ जाएगी, ठीक है, डिमांड बढ़ने की वजह से क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा। पर इकोनॉमी में उतनी सारी चीज़ें ही नहीं, मतलब डिमांड और सप्लाई अगर इक्विलिब्रियम नहीं होगा तो इससे क्या होता है, इससे इन्फ्लेशन आता है। तो कंजम्पशन पैटर्न्स ये दिखाते हैं कि रिच ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। अब जब रिच ज़्यादा कंज्यूम करेंगे और मार्केट में उतनी सप्लाई ही नहीं होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि इन्फ्लेशन होगा। एंड राइजिंग इनइक्वालिटी कुड देयरफॉर स्टोक इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन कंट्रोल कुड बी द मेन टास्क पॉलिसी। तो बेसिकली उन्होंने यही बोला ऑथर ने कि आरबीआई को क्या करना चाहिए, आरबीआई को जो मार्केट में एक्सेस लिक्विडिटी है उसको खींचने की कोशिश करनी चाहिए, एक्सेस लिक्विडिटी को स्क्वीज करे, तभी इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखा जा सकता है। तो बेसिकली रेपो रेट को बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि लोन महंगे और लोग ज़्यादातर लिक्विडिटी मार्केट में ना आ पाए। सेकेंड है द लॉस्ट स्ट्रॉ। तो इसमें बेसिकली ये बताया गया कि प्रिजन की कंडीशंस कैसी है, वहाँ पे लोगों की कंडीशंस कैसी है और उन्हें कितनी जस्टिस मिलती है। तो ऑथर ने 2 इंसिडेंट की बात की है, स्टैन स्वामी और गौतम नवलखा का। तो दोनों अंडर ट्रायल प्रिजनर्स से भीमा कोरेगांव केस के। तो भीमा कोरेगांव आपको पता होगा मराठा और ब्रिटिशर्स में ये मराठा और ब्रिटिशर्स की फाइट थी, जिसमें से महार सोल्जर्स जो कि बेसिकली अनटचेबल कम्युनिटी के हैं वो ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़े थे और उन्होंने मराठा की सेना को हरा दिया था। तो उसी को कमेमोरेट करने के लिए भीमा कोरेगांव का एक इवेंट रखा जाता है 1 जनवरी को। तो 2018 में वहाँ पे कुछ वायलेंस हो गया था, तो कुछ लोगों को अंडर ट्रायल प्रिजनर्स की तरह अभी भी वो जेल में है। तो वो दोनों, मतलब ये जो प्रिजनर्स हैं उनको बेसिक नेसेसिटी भी नहीं मिल रही। मतलब एक को पार्किंसंस डिजीज़ है तो उसको स्ट्रॉ भी नहीं प्रोवाइड किया जा रहा था, दूसरे को अपने ग्लासेस रिपेयर कराने थे वो भी नहीं मिल रहा था। तो मतलब बॉम्बे हाई कोर्ट को एक ऑब्जर्वेशन करना पड़ा कि वर्कशॉप कंडक्ट कराई जानी चाहिए कि जो प्रिजन स्टाफ है उनको थोड़ा सेंसिटाइज किया जाए कि लोगों की कुछ बेसिक नीड्स होती है, आपको वो प्रोवाइड करानी ही करानी है। It is perhaps an indication of the fact that there is little space for ground level staff. इससे हमें क्या पता चलता है, जो नीचे का स्टाफ है उसके पास ज़्यादा ऑपरेशनल डिसीजंस लेने की चॉइस ही नहीं है। और जब लोगों को एनएसए के अंदर आपने जेल में डाला तब तो उनके पास बिल्कुल चॉइस नहीं और वो बिल्कुल ट्रबल में नहीं आना चाहते। मतलब वो चाहता तो वो स्टॉक खुद ही प्रोवाइड करा सकता था, पर वो नहीं, ऑपरेशनल डिसीजन वो नहीं लेना चाहते क्योंकि वो किसी ट्रबल में नहीं आना चाहते हैं। अब अगर हम रूल्स की बात करें
तो जो नेल्सन मंडेला रूल्स 2015 इशूड बाय द यूएन एंड द मॉडल प्रिजन मैनुअल 2016 जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इशू किया था, उसमें बेसिक बोला गया है कि आपको बेसिक ह्यूमन राइट्स तो प्रिजनर्स को भी देने ही देने हैं। लेकिन उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि ऐसा नहीं होता है। स्टैंडर्ड सेटिंग ऑथोरिटी स्टैंडर्ड सेटिंग प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम क्या है कंप्लाइंस की। उसको मतलब स्टैंडर्ड तो सेट कर दे, ठीक है आपको बेसिक राइट्स देने, ये देना है वो देना है, लेकिन उसको कंप्लाई नहीं करना, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। हमारे प्रिजन्स फुल ऑफ पीपल है इन कॉम्प्रोमाइज स्टेट। 70% लोग हैं जो कि अंडर 12 है, मतलब उनका अभी जो गुनाह है वो प्रूव ही नहीं हुआ है। और 75% ज़्यादातर मार्जिनलाइज सेक्शन से आ रहे हैं। या तो उनको लॉ के बारे में पता नहीं, अगर उनके पास पता भी है तो उनके पास लीगल एड नहीं है, तो फिर वही जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है लीगल एड, उसके थ्रू वो जाते हैं। तो अगर प्रिजनर जज तक पहुंच भी जाता है तो जज भी अपने काम में इतना ज़्यादा बिजी होते हैं, फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर ह्यूमन रिसोर्सेज में इतनी ज़्यादा शॉर्टफॉल है कि उनकी मिजरी बढ़ती ही जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली ऑर्डर किया था स्टेट गवर्नमेंट को कि अभी कोरोना वायरस के चलते जो स्प्रेड हो सकता था, तो जेल में से आपको कुछ लोगों को बाहर निकालना था। पेरोल पे उन्होंने बहुत सारे लोगों को छोड़ा भी था। लेकिन अगर हम तभी प्री पैंडेमिक कंपैरिजन करें तो ओवर क्राउडिंग जेल्स में बढ़ गई है 116% से लेकर 119% पे। तो ओवर क्राउडिंग इंडिविजुअल प्रिजन स्टैंड्स मच हायर, ठीक है, उसकी ऑफिशियल कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा है। अब क्या क्या रीज़न हो सकते हैं कि ओवर क्राउडिंग की? पहला ये कि हमारे शॉर्टेज ऑफ जजेस हैं, ठीक है, कोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है ही नहीं कि जल्दी जल्दी केस को निपटाया जा सके। एक केस को ऐसे सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स में लगभग 6 साल लगते हैं और हाई कोर्ट में लगभग 3 साल लगते हैं, मतलब इतने दिनों तक वो ट्रावर्स होता रहता है। तो हमें क्या करने की ज़रूरत है? हमें रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी, सबसे पहले अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन करने की ज़रूरत है, जो कि बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने बोला भी है, लेकिन उस पर भी सही से काम नहीं चल रहा है। एक बोर्ड ऑफ विजिटर्स बनाने की ज़रूरत है जो कि ओवरसाइड मैकेनिज्म रखे। तो पॉलिसी रिटोरिक के हिसाब से जेल क्या होता है? जेल वो प्लेसेस हैं जो कि रिफॉर्म और रिहेबिलिटेशन के लिए होते हैं, मतलब लोगों में सुधार लाने के लिए होते हैं, सुधार गृह होते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं एग्जीक्यूटिव और बॉडीज़ जो ओवरसाइड बॉडीज़ हैं उन्होंने बेसिकली इसको वेयर हाउस बना दिया फॉर द पुअर एंड मार्जिनलाइज, क्योंकि उनको लीगल एड भी नहीं मिल पाती, उनके पास वकील नहीं होते, तो वो हमेशा जेल में ही रह जाते हैं। अंडर ट्रायल में ही वो बहुत साल तक जेल में ही सज़ा उनकी पूरी हो जाती है। बट द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डरिंग ऑफ दिस कंट्री रिक्वायर्स दैट पैंडेमिक और नो पैंडेमिक जस्टिस मस्ट नॉट वेट। तो ये है कि जस्टिस को वेट करने नहीं देना चाहिए और जो वल्नरेबल लोग हैं उनको जेल में नहीं रहने देना चाहिए। ये आर्टिकल इन अमेरिकन डेट बेसिकली जो नेटिव अमेरिकन है या तो फिर जो रेड इंडियंस हैं जो कि अमेरिका की इंडिजिनस पॉपुलेशन, उनके बारे में लिखा गया। तो इसमें ऑथर ने ज़्यादा कुछ तो नहीं बताया है। ऑथर ने बोला है जो क्रिस्टोफर कोलंबस है 528 ईयर ओल्ड, मिस्टेक इज स्टिल लीगल कैटेगरी इन द यूएस, मतलब जो उन्होंने इंडियन टर्म का यूज़ कर दिया था वो आज तक चल रहा है। फॉर्चुनेटली जो कि नेटिव और नेटिव अमेरिकन इंडिजिनस कम्युनिटीज़ इन सब से उनको रेफर किया जाता है। तो कॉलोनियल पीरियड में नॉर्थ अमेरिका में क्या हुआ था? ब्रिटिश एंटर किए थे ट्रीटीज विद नेटिव अमेरिकन नेशंस, ठीक है। फिर ये प्रैक्टिस बहुत साल तक चलती रही आफ्टर द फाउंडिंग ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इन 1776। लेकिन उनका जो लीगल और पॉलिटिकल स्टेटस उसमें डिमोशन हो गया, मतलब जो वहाँ के नेटिव अमेरिकन थे, ठीक है, तो वो धीरे धीरे क्या हो गया? डोमेस्टिक एंड डिपेंडेंट नेशन हो गए, ठीक है। मतलब ये जो यूरोपियंस गए थे इन्होंने वहाँ जाकर टेरिटरी पे कब्जा लिया, फिर कॉलोनियलिज्म कर दिया, तो उसकी वजह से नेटिव अमेरिकन को अपने राइट्स कभी नहीं मिल पाए। तो ये बेसिकली वही है कि स्लेव बना के रखा उन्हें। ये जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स हैं तो उसमें बताया गया कि PAGD, पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन, जो कि गुपकार ग्रुप को बोला जाता है, वो काफ़ी मेजॉरिटी सीट्स उसने जीती है वैली में, और पीर पांचल और चेनाब वैली रीजन्स ऑफ जम्मू में भी काफ़ी सीट्स जीती हैं। लेकिन इतनी सारी पार्टीज आने के बाद, however despite the coming together of the mainstream valley parties like the NC, PDP and PC, वोटर्स ने उनको ओवरवेलमिंग सपोर्ट नहीं दिया है। इन द वैली इज 140 सीट्स, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पे खैर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आर्टिकल बेसिकली ये है कि गवर्नर के पास क्या राइट्स हैं और क्या डिस्क्रिशनरी पावर है उसके, और क्या कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेट है। तो गवर्नर को हाउस बार बार समन करना पड़ता है, मतलब लगभग 6 महीने के बाद एक बार हाउस समन करना पड़ता है। तो गवर्नर शेल फ्रॉम टाइम टू टाइम समन द हाउस, जब, और आर्टिकल 174 में ऐसा लिखा है। पर आर्टिकल 163 में ये भी लिखा है कि उसको एक्ट करना ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द कैबिनेट, ठीक है। बस कुछ ही फ्यू इंस्टांसेस हैं जहाँ पर गवर्नर अपने डिस्क्रिशनरी पावर के थ्रू एक्ट कर सकता है। पहला, जब चीफ मिनिस्टर जो है वो मेजॉरिटी खो चुका हो, उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो चुका हो, तब गवर्नर अपने ओन डिसीजन पर, अपने ओन डिस्क्रिशनरी पावर पर समन कर सकता है उसको। पर द एक्शंस ऑफ द गवर्नर व्हेन यूजिंग हिज डिस्क्रिशनरी पावर, जब गवर्नर डिस्क्रिशनरी पावर यूज़ कर रहा है कि वहाँ पर उसको करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, उसको आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। और उसके अलावा मतलब बेसिकली अगर नो कॉन्फिडेंस पास नहीं हुआ हो और सरकार के पास पूरी मेजॉरिटी हो, तो गवर्नर रिफ्यूज़ नहीं कर सकता है कैबिनेट की रिक्वेस्ट पे। अगर कैबिनेट ने रिक्वेस्ट की कि आपको हाउस को समन करना है तो गवर्नर को समन करना ही करना पड़ेगा।
Chief Minister and its Council of Ministers enjoy the confidence of the majority of House. The power vested with the Governor under Article 174 to summon, prorogue and dissolve the House must be exercised with the aid and advice of the Chief Minister. सरकारिया कमीशन ऑफ 1893 उसने भी ये बोला है विच रिव्यूड द अरेंजमेंट्स, जो उन्होंने सेंट्रल स्टेट्स के बीच में अरेंजमेंट देखे तो उन्होंने बोला जब तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कॉन्फिडेंस एंजॉय कर रही है तब तक जो गवर्नर है उसको हमेशा सेशन बुलाना पड़ेगा अगर बोल रहा है चीफ मिनिस्टर या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। तो बेसिकली ये बोला गया। तो द कोर्ट रीड द पावर टू समन द हाउस एज अ फंक्शन ऑफ द गवर्नर। तो अगर आप पूछा जाए कि जो गवर्नर का ये फंक्शन है या पावर है, मतलब डिस्क्रिशनरी पावर है, तो नहीं, गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। कोर्ट ने तक ये बोल दिया है ये सिर्फ गवर्नर का फंक्शन है, मतलब एक बार चीफ मिनिस्टर ने बोल दिया कि आपको बुलाना है तो बुलाना है। अभी बेसिकली क्या देखा जा रहा है कि केरला में जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर है वो गवर्नर को बोले आप सेशन सम्मन करो, हमें फार्मर के प्रोटेस्ट के बारे में कुछ डिस्कशन करना है, लेकिन देखा जा रहा है जो गवर्नर है वो वहाँ पर सम्मन करने से मना कर रहे हैं। तो उसी के बीच में ये वाली बात आई है। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में आप ये सारी बातें लिख सकते हैं। अभी आपको पता होगा नेपाल में क्या हुआ, नेपाल में क्राइसिस हो गई है। क्राइसिस, वहाँ की जो लोकसभा है वो डिसॉल्व हो चुकी है और जो वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी उनके बीच में कुछ फैक्शनलिज्म हो गया। तो अब जो हाई लेवल चाइनीज़ डेलीगेशन है वो वहाँ पर गए हैं चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी को देखने की क्या फैक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है। तो चाइनीज़ पॉलिटिकल प्रोफाइल इन नेपाल हैज़ बीन ऑन द राइज इन द रिसेंट ईयर्स। और इसके बाद हम देख रहे हैं कि चाइना ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है नेपाल में अंडर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो आपको पता है चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है जिसमें वो सबको कनेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क भी वहाँ पर वो बिल्ड कर रहे हैं। तो बेसिकली चाइना क्या करता है, चाइना बहुत सारे पैसे दे देता है, चेक बुक डिप्लोमेसी करता है और फिर उसके बाद उनके इंटरनल अफेयर्स में भी इंटरफेरेंस करना शुरू कर देता है। मैंने आपको ये बता ही दिया कि बांग्लादेश क्या कर रहा है। बेसिकली जो रोहिंग्याज हैं उनको कॉक्स बाजार से कहाँ शिफ्ट करा, भासानचार आइलैंड में। इससे पहले वो आइलैंड इनहेबिटेबल नहीं था, वहाँ पर कोई रहता नहीं था, लेकिन अब बेसिकली अब रोहिंग्याज को शिफ्ट किया जा रहा है। अफगानिस्तान में देखा गया, जो अफगानिस्तान का एक विलेज है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ओपीएम की स्मगलिंग होती है। तो अब आपको ये तो पता होगा अफगानिस्तान वॉज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ओपीएम एंड पॉपी इज द कंट्रीज मोस्ट ल्यूक्रेटिव कैश क्रॉप, की वहाँ पे ओपीएम बहुत ज़्यादा उगाया जाता है। तो अभी बेसिकली वहाँ के लोगों के पास एक तो ऑप्शन नहीं होते हैं जॉब के, उनके पास या तो स्मगल करो ड्रग्स या तो तालिबान को ज्वाइन करो। तो बेसिकली लोग क्या करते हैं, वो ड्रग्स की स्मगलिंग करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, ओपीएम, हीरोइन। तो इन सब के स्मगलिंग करने से उनको पैसे तो बहुत मिल जाते हैं, वो बेसिकली ईरान में स्मगल करते हैं। लेकिन अगर वो एक आध बार पकड़ गए तो बेसिकली उनको क्या, उनको मार दिया जाता है। तो एक विलेज है जहाँ पर बहुत इतने ज़्यादा लोग मर चुके हैं कि उसको बोला ही जाने लग गया है विलेज ऑफ विडोज। तो मोस्ट ऑफ द विलेज मैन हैव डिसअपीयर्ड किल्ड व्हाइल ट्राइंग टू स्मगल ओपीएम अक्रॉस द डिसोलेट फ्रंटियर, ठीक है। तो ये न्यूज़ थी। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। जीरो कूपन बॉन्ड्स। आपको जीरो कूपन बॉन्ड्स ट्रेडिशनल सेंस में पता होगा क्या होते हैं जीरो कूपन बॉन्ड्स। बेसिकली इनको डिस्काउंटेड प्राइस पे खरीदा जाता है, ठीक है। डिस्काउंटेड प्राइस पे जैसे किसी ने इन्वेस्टर ने खरीद लिया और फिर उसके बाद जैसे गवर्नमेंट जीरो कूपन बॉन्ड्स अगर इशू कर रही है 100 रुपये का जीरो कूपन बॉन्ड्स है, तो फॉर एग्जांपल वो 80 रुपये में लोगों को दे रही है, ठीक है। पर जब गवर्नमेंट वापस खरीदेगी तो वो उसे 100 रुपये में ही खरीदेगी। तो मतलब बेसिकली ये डिस्काउंटेड प्राइस पे बेचे जाते हैं और सेम प्राइस पे खरीदे जाते हैं जो कि उसकी फेस वैल्यू है। इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है। आपको आई थिंक समझ आ गया होगा। तो अभी गवर्नमेंट जो बासल 3 नॉर्म्स हैं उससे वो करने के लिए जो पंजाब और सिंध बैंक है उसको कैपिटलाइज करने की कोशिश कर रही है। तो गवर्नमेंट बोल रही है कि वो जीरो कूपन बॉन्ड्स इशू कर रही है। तो लेकिन ये जीरो कूपन बॉन्ड्स जैसे है नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट जितना पैसा दे रही है उतना ही पैसा वापस लेगी। मतलब वो डिस्काउंटेड प्राइस पे नहीं बेचे जा रहे हैं, वो बिल्कुल फेस वैल्यू पे ही बेचे जा रहे हैं और फेस वैल्यू पे ही खरीदे जाएंगे। इसके अलावा ये नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग है, नॉन ट्रांसफरेबल है, स्पेशल जीयूआई सिक्योरिटीज है और इशू किए गए स्पेसिफिकली फॉर द पंजाब एंड सिंध बैंक। दीज रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स है स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड्स जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट इशू कर रहा है। और इनको ट्रेड नहीं कर सकते आप, इंटरेस्ट नहीं बेयर करेंगे। तो ये सारी चीज़ें। दो दीज जीरो कूपन बॉन्ड्स इशूड बाय द गवर्नमेंट विल अर्न नो इंटरेस्ट फॉर द सब्सक्राइबर। तो इसको बेसिकली कुछ पार्टिसिपेंट्स ने बोला कि बेसिकली ये सिर्फ एक फाइनेंशियल इल्यूजन है, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट 5500 करोड़ रुपए देगी पंजाब और सिंध बैंक को, 10-15 साल के बाद 5500 करोड़ ही ले लेगी। जीरो कूपन बॉन्ड्स में क्या होता है, आप एक डिस्काउंटेड प्राइस पे बेचते हैं और उसके बाद जो फेस वैल्यू उस पर खरीदते हैं। अब अभी हमने देखा कि फेक कंपनीज क्रिएट करके जो जीएसटी कॉम्पनसेशन लेने की कोशिश की जा रही थी, ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की कोशिश की जा रही थी। तो गवर्नमेंट ने न्यू रूल लाया है, गवर्नमेंट ने जिसमें बेसिकली बोला है कि जिन भी कंपनीज के एनुअल टर्नओवर 6 करोड़ से ऊपर का है उनको लगभग 1% जो जीएसटी लायबिलिटी वो कैश में पे करनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि अभी पता चला कि फेक इनवॉइसेस जनरेट करके लोग क्या कर रहे थे, जीएसटी को इवेट करने की कोशिश कर रहे थे। तो सीबीआईसी ये रूल लेकर आई है कि आपको 1% लगभग
कैश में पे करना पड़ेगा अगर आपका टर्नओवर 6 करोड़ से ज़्यादा का है. I think that's it for today. Thank you and have a nice day. If you like the video, then please like, share and subscribe.